हेलो साथियों, नमस्कार। तो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला में। आज साथियों मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो कि ये क्वेश्चन आपको रिप्रोडक्शन से, चैप्टर रिप्रोडक्शन से मिलने वाले हैं। तो साथियों आपको मैं सभी डाउट क्लियर कर दूंगा जो रिप्रोडक्शन चैप्टर का है। तो चलिए साथियों मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करता हूं बारी बारी से। आइए हम बात करते हैं, अलैंगिक जनन द्वारा संतति का निर्माण सरल होता है। क्यों होता है साथियों? तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रहा होगा अलैंगिक, मैं बड़ा बड़ा लिखने की कोशिश करूँगा, जनन द्वारा संतति का निर्माण सरल होता है। सरल होता है, ठीक है। क्यों होता है साथियों? तो इसका आंसर हो जाएगा, अलैंगिक जनन में जो संतति का निर्माण होता है, क्यों होता है सरल? क्योंकि साथियों इसमें एक जनक ही भाग लेता है। इसमें एक जनक ही भाग लेता है, ठीक है प्यारे साथियों। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है? आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है साथियों? क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है कि स्पायरोगायरा में, ठीक है, अलैंगिक क्या होता है? प्रजनन होता है। तो इसमें क्या होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पायरोगायरा, ठीक है, गायरा में अगर हमारा साथियों अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन होता है, तो उसमें क्या होता है साथियों? तो उसमें जो तंतु होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं? जीव वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में टूट जाते हैं। क्या होते हैं साथियों? इसका आंसर हो जाएगा, जीव वृद्धि करके 2 या 2 से अधिक खंडों में, सभी को क्लियर दिख रहा है ना साथियों? खंडों में टूट जाते हैं, ठीक है। क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, ठीक है साथियों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं साथियों। अलैंगिक जनन का एक उदाहरण आप लोग बता दीजिए। अलैंगिक जनन का एक उदाहरण दीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होंगे साथियों। क्योंकि ये वन लाइनर मैं आपको जब करवाता हूँ तो क्वेश्चन मैं छाट के एकदम आपके लिए मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। तो अलैंगिक जनन का अगर आपसे उदाहरण पूछा जाता है तो साथियों उसमें ऑप्शन दिया जाएगा। तो आपको ऑप्शन नहीं याद करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट आंसर याद कर लेना है। तो ईस्ट में पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन मैं अगले की तरफ बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है साथियों। मैं क्वेश्चन नंबर 4 की अगर बात करूँ तो साथियों क्या होगा? हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन पाया जाता है, ठीक है साथियों। हाइड्रा में किस प्रकार का अलैंगिक जनन
अलैंगिक जनन पाया जाता है, पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, हाइड्रा में क्या होता है साथियों, हाइड्रा में क्या होता है साथियों, मुकुलन तथा पुनरुद्भवन। क्या पाया जाता है, मुकुलन। अब मैं अभी आपको मुकुलन समझा चुका हूँ। हमारा आप जा कर के रिप्रोडक्शन का चैप्टर आप सभी लोग देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मुकुलन तथा पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन जो जनन होता है उसके कारण क्या होता है, हाइड्रा में नए नए जीवों की उत्पत्ति होती है। ठीक है साथियों, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो अपना 5 है वह होता है, एक कोशिकीय पादप क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है। क्वेश्चन है हमारा साथियों, एक कोशिकीय पादप में, एक कोशिकीय पादप में, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास। क्या साथियों, क्लेमाइडोमोनास, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा, किसके द्वारा होता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे आप सभी को आंसर बताना है, जरूर बताइएगा। चलिए मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे साथियों चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ता हूँ 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा साथियों क्या है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस जंतु में पाया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि हाइड्रा में पाया जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं। कायिक प्रजनन में नए पादप का निर्माण होता है, यानी नए पादप का निर्माण अगर होता है तो कायिक प्रजनन में किस में वृद्धि होती है। ठीक है साथियों, क्लियर सभी को दिख रहा है। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे साथियों, कायिक प्रजनन, कायिक प्रजनन में नए पादप, नए पादप का निर्माण होता है। तो किसका किसका निर्माण होता है साथियों, कायिक प्रजनन के द्वारा। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं तना, जड़ और पत्तियों से क्या होता है, तना, जड़ तथा पत्तियों से क्या होता है, पत्तियों से कायिक प्रजनन होता है। ठीक है साथियों, तो ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए साथियों मैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ चला हूँ। अब मैं बात करूँगा निम्न में से किन पादपों में सामान्यतया कायिक प्रजनन संभव होता है। निम्न में से किन पादपों में, पादपों में कायिक प्रजनन, सभी को क्लियर दिख रहा है, कायिक प्रजनन संभव होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कायिक प्रजनन यानी किन किन में पाया जाता है।
किन किन में संभव होता है। तो साथियों यहाँ पे हो जाएगा कायिक प्रजनन जो होता है, आपको मैं बता दूं, केला में होता है, इलायची में होता है, और किस में होता है, बांस में होता है। ठीक है साथियों, कायिक प्रजनन सामान्यतया इन सभी में संभव भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर मैं 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है साथियों, जीवों में अगर विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं तो कैसे उत्पन्न होती हैं। ठीक है, अगर साथियों मैं बात करूं जीवों में विभिन्नताएं यानी वेरिएशन, ठीक है, विभिन्नताएं, ठीक है, उत्पन्न होती हैं, उत्पन्न होती हैं, तो किसके कारण उत्पन्न होती हैं साथियों, ये आपको बताना है। ठीक है, तो जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं साथियों लैंगिक जनन द्वारा। किसके द्वारा, लैंगिक जनन द्वारा। अब ये लैंगिक जनन क्या होता है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या होता है साथियों, विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। क्वेश्चन नंबर मैं अगर 9 की बात करूं तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर अगर मैं 9 की बात करता हूं साथियों तो क्या हो जाएगा, लैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन में किस प्रकार का विभाजन होता है। ठीक है साथियों, तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है, सभी को पॉइंट क्लियर हो गए हैं। चलिए साथियों, मैं अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ चला हूं और आप सभी को समझ में आ रहा होगा ये क्वेश्चन मैं जो आपको करवा रहा हूं, बट आपको सिंपल लग रहा होगा, पर कोई बात नहीं, आप सभी को समझना है। चलिए साथियों, मैं अब बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है, एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य वाले भाग को क्या कहते हैं। ठीक है साथियों, क्या कहते हैं। चलिए, इसका सभी लोग उत्तर जरूर बताइएगा। क्या हो जाएगा इसका उत्तर, आप सभी लोग बताइएगा एक बार। इसको कहते हैं साथियों वर्तिका। क्या कहते हैं, वर्तिका कहते हैं। सभी को क्लियर हो गया। आइए बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा साथियों होता है, क्या होता है, पराग कोश किसे कहते हैं, यानी पराग कोश में क्या होता है, पराग कोश में क्या पाया जाता है। ठीक है, पराग कोश में क्या पाया जाता है। ठीक है साथियों, पराग कोश में क्या पाया जाता है। पराग कोश में साथियों क्या पाया जाता है, परागकण पाया जाता है। अगुणित परागकण पाया जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर समझ में आ रहा है।
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूँ साथियों। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूँ तो जो क्वेश्चन है हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कीट परागण किस में होता है। कीट परागण किस में संभव होता है, ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए साथियों अगर मैं समझूं यहाँ पे कीट परागण किस में संभव होता है, तो साथियों कीट परागण साल्विया में संभव होता है। साल्विया में संभव होता है, ठीक है साथियों। आइए अब हम बात करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 13 की। साथियों पराग नलिका का निर्माण कहाँ पर होता है या कहाँ से होता है, ठीक है। पराग नलिका का निर्माण कहाँ होता है, कहाँ होता है। क्लियर है क्वेश्चन, सभी को क्वेश्चन क्लियर है। चलिए साथियों अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ पराग नलिका की, तो पराग नलिका का निर्माण साथियों कहाँ पे होता है, पराग कण से होता है। कहाँ से होता है, पराग कण से। सभी को आंसर क्लियर दिख रहा है, क्लियर समझ में आ रहा होगा, है ना साथियों। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर साथियों 14 कह रहा है पराग नली में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है, ठीक है। सभी को क्वेश्चन क्लियर दिख रहा है साथियों। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसका आंसर हो जाएगा 2 युग्मक होते हैं। कितने होते हैं, 2 युग्मक, ठीक है। कितने युग्मक होते हैं, 2 युग्मक। तो साथियों ये 14 क्वेश्चन हो चुके हैं, अभी से 6 क्वेश्चन हमारे बाकी हैं। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए साथियों अब आप सभी लोग क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन हम समझाने की भी आपको कोशिश पूरी करेंगे। साथियों पराग नली की लंबाई किस पर निर्भर करती है। क्वेश्चन कह रहा है पराग नली की लंबाई, ठीक है, किस पर निर्भर करती है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छांट कर जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे वो मैं करवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है साथियों। तो पराग नली की जो लंबाई है वो किस पे निर्भर करती है साथियों, वर्तिका के ऊपरी सतह पर। कहाँ पे, वर्तिका के ऊपरी सतह पर परागकण और बीजांड के परागकण और बीजांड के बीच की दूरी पर, बीजांड के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, ठीक है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है। तो साथियों मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर मैं 16 की तरफ अगर बढ़ रहा हूँ, तो आप सभी लोग एक बार चैनल को शेयर कर दीजिए
और लाइक कर दीजिए, और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए साथियों, मैं क्वेश्चन नंबर अगर बढ़ूँ तो 16 की तरफ, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय निषेचन किस में पाया जाता है। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ द्वितीय निषेचन किस में पाया जाता है। द्वितीय निषेचन किस में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है साथियों, क्या हो जाएगा, द्वितीय निषेचन साथियों पुष्पीय पादपों में या फिर आवृतबीजी पादप में, आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। ठीक है साथियों, आवृतबीजी पादपों में पाया जाता है। सभी को क्लियर समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 17 है साथियों, वो क्या कह रहा है, पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ पर होता है। ठीक है, पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ होता है। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो समझ में आ गया साथियों आप सभी को, पुष्पीय पादपों में निषेचन कहाँ होता है। पुष्पीय पादपों में साथियों जो निषेचन होता है वो भ्रूणकोश में होता है, भ्रूणकोश में होता है। कहाँ पे होता है, भ्रूणकोश में होता है। ठीक है साथियों, चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। तो आप सभी लोग एक बार फिर से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर अगर 18 की बात करूँ साथियों तो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, नर जनन अंगों से कौन सी ग्रंथि संबंधित है। ठीक है, तो नर जनन अंग से कौन सी ग्रंथि क्या है, संबंधित है। ठीक है, संबंधित है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें ऑप्शनल था तो मैं उसको वन लाइनर में कन्वर्ट करके आपको करवा रहा हूँ। तो नर जनन अंग में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है साथियों, प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। ठीक है, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। अगर आपको प्रोस्टेट ग्रंथि समझना है तो आप हमारे वीडियो को जा करके देख लीजिए, मैंने वहाँ पे पूरा डिस्कस किया है। ठीक है साथियों, आइए मैं क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। ठीक है, चलिए आइए हम बात करते हैं साथियों, नर जनन अंग से संबंधित कौन सा अंग होता है। ठीक है, नर जनन अंग से संबंधित कौन सा अंग होता है, यानी शुक्राणु का निर्माण, शुक्राणु का ये निष्कासन कहाँ से होता है। ठीक है साथियों, तो कहाँ से होता है, शुक्रवाहिनी से होता है। ठीक है, कहाँ से होता है, शुक्रवाहिनी से होता है। नर तथा मादा युग्मक होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, कैसे होते हैं, नर तथा मादा युग्मक। ठीक है, तो नर और मादा युग्मक अगुणित होते हैं। कैसे होते हैं साथियों, अगुणित होते हैं। ठीक है, अगुणित मतलब
सिंगल होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल होते हैं। जब इनमें फ्यूज़न होता है, जब इनमें फ्यूजन होता है तो ये क्या हो जाते हैं? गुणित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? सिंगल में फ्यूजन होगा तो क्या हो जाएगा? गुणित हो जाएगा। यानी देखिए ये x है, ये y है, दोनों अलग अलग है, जब दोनों का मेल होगा तो x और y हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? x और y हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, स्पर्म एंड ओवम। ठीक है, स्पर्म एंड ओवम जब ये फ्यूजन करेगा तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या बना लेगा? जाइगोट। क्या बना लेगा? जाइगोट। जाइगोट जो होता है साथियों वो गुणित होता है। गुणित यानी 2x होता है। ये मान लो x है, ये x है, जब इन दोनों का क्या होगा? मेल होगा तो क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। ठीक है साथियों, सभी को क्वेश्चन समझ में आ गए? चलिए मैं क्वेश्चन नंबर लास्ट की अगर बात करूं तो वो क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है मेरा वह आप सभी से है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर मैं 20 अगर बात करूं तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगर मैं 20 की बात करता हूं साथियों तो यहाँ पे हो जाएगा, एक सेकेंड आप सभी लोग, चलिए मादा जनन तंत्र का अंग कौन सा है? ठीक है, मादा जनन, ठीक है, मादा जनन तंत्र का कौन सा भाग, ठीक है, कौन सा भाग, ठीक है, में बच्चा पलता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग ज़रूर बताएंगे। चलिए साथियों, तो ये आपके लिए आज मैंने 20 क्वेश्चन करवा दिया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल को देखे हैं। तो चलिए साथियों, एक बार फिर से मैं यहाँ पे आप सभी को रिवीजन करवा दे रहा हूँ। जिसने अभी तक ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा है तो आप सभी लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। सभी को क्लियर समझ में भी आ गया होगा, है ना? चलिए साथियों, अब मैं ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अभी आपने शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। ये मैंने आपको यहाँ पे अगुणित और गुणित के बारे में मैंने समझा दिया है। ठीक है साथियों, चलिए धन्यवाद।